हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज अपन डिस्कस करेंगे फिर से एक नया छोटा सा टॉपिक। पहले मैं थियोरेटिकल इन्फ्लेशन के कॉजेस बताना चाहती हूँ, टाइप्स बताना चाहती हूँ, इम्पैक्ट और टाइप ऑफ इंडेक्सेस। जनरली ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग फर्दर फॉर द करंट नॉलेज। तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो बनाऊंगी मैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही, लेकिन क्या चल रहा है करंट सिनेरियो में, कौन मतलब टेक केयर करता है इसकी, कौन ऑथोराइज्ड डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होती है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, ऑल अबाउट इन्फ्लेशन, दिस वाज आवर टारगेट। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको इन्फ्लेशन, जैसे कि आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी परचेजिंग पावर में ड्रॉप डाउन आ जाना। सिर्फ समझाने के लिए एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगी कि जो चीज आप 2000 में खरीद पाते थे, ठीक है, 100 रुपए में, क्या वुड इट बी पॉसिबल टू परचेज द सेम यूनिट्स इन 2020? ठीक है, क्यों नहीं परचेज कर पाते? क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर मतलब खरीदारी करने की क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, अगर नॉर्मल बेसिस पे आपकी 3-4% अगर रहती है इन्फ्लेशन तो ठीक है, अदरवाइज आपका अगर 6+ हो जाता है तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और ये कंसर्न मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको आजकल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आरबीआई ने टारगेट सेट कर दिया है। ठीक है, किसका? इन्फ्लेशनरी टारगेट सेट कर दिया है। और ये उनका प्राइमरीली एक टारगेट रहता है कि वी हैव टू कंट्रोल व्हाट? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी जो टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लेशनरी जो टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज 4 ± 2। 4 ± 2 का मतलब क्या है? 2 to 6 के रेंज में आपको इन्फ्लेशन को रखना है। ये सब आपको पता ही है। और ये रिजल्ट भी किसका था? उर्जित पटेल कमेटी का। दिस इज वेरी नोन टू एवरीबडी, आई थिंक। ठीक है, अब देखो इनके आपको इम्पैक्ट्स क्या नजर आएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि धीरे धीरे जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है, जैसे कोविड का टाइम शुरू हुआ था तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ी, तो जैसे जैसे ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है तो हाइपर इन्फ्लेशन होने के चांसेस होते हैं। अब आप बोलोगे मैम हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, बिफोर गोइंग फर्दर। लेकिन बस इतना याद रखिए कि ये हाइपर इन्फ्लेशन में चीजें कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कोई भी चीज अचानक से एकदम ब्लास्टर नहीं बनती है, धीरे धीरे आपको इसका पाइल्ड अप होते हुए नजर आएगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वही चीज आपको इन्फ्लेशन के साथ देखने के लिए मिलेगा कि धीरे धीरे अगर राइज होता गया प्राइस में, परचेजिंग पावर कम होती गई, तो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो कॉजेस क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को अगर पूछा जाता है कि टाइप्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, तो आप बोल देते हो कि भाई क्रीपिंग हो गया, गैलोपिंग हो गया, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मॉडरेट हो गया, डिमांड पुल हो गया, कॉस्ट पुश। नहीं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, बिल्ट इन इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी इन्फ्लेशन आपकी कॉजेज होते हैं। कॉज बेसिस होती है इनकी कि किस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है। जैसे कि डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में हो जाती है, ऑब्वियसली ये सभी को पता है अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कि किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होना और किसी भी चीज की कमी होती है, तो आपको पता है किसी चीज की कमी होने से तो भाव बढ़ ही जाते हैं, मतलब प्राइसेस के भाव बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब सप्लाई डिसरप्शन। मैंने आपको एक ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का वीडियो दिखाया होगा, शायद मैंने अपलोड करवा दिया है। और अगर वो नहीं सुना है तो उसी में मैंने आपको ये बताया है उस वीडियो में कि भाई आप जब यूक्रेन और रशिया की जब कंडीशन देखने के लिए मिली तो सप्लाई डिसरप्शन हुआ था। कोविड की सिचुएशन देखने के लिए मिली तो सप्लाई डिसरप्शन हुआ। और अगर लोन क्रेडिट जो अलाउंसेस है, अगर प्रोड्यूसर्स को सही टाइम पे नहीं मिलेगा या फिर चीपर एक्सेस नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन डिसरप्शन होगा। समझ में आ रही है? जिसकी वजह से मेरे जैसा प्रोड्यूसर क्या बोलेगा कि भाई मुझे प्रोडक्शन नहीं करना है या कम करना है, और अगर मैंने कम किया तो सप्लाई कम हो जाएगा, और किसी भी चीज का सप्लाई कम होने पे क्या हो जाता है? उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मान लो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। समझ में आ रही है बात? तो ये आप बोल सकते हो कि कॉस्ट की वजह से हो गया, कि भाई कॉस्ट की वजह से, कि भाई मुझे लोन सस्ते में नहीं मिल रहा था तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई और मैंने प्रोडक्शन कम कर दिया, सप्लाई कम होने की वजह से क्या हो गया? प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो सप्लाई इज रिस्ट्रिक्टेड, क्यों? क्योंकि मुझे लोन ही नहीं मिल रहा था, तो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई हो गई, और कॉस्ट हाई होगी तो मैं डेफिनेटली प्राइसेस को राइज करूंगी। अब बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या देखने के लिए मिलता है? कि भाई प्राइस राइज एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्किंग क्लास। अब आपको पता है कि अगर आपको डेफिनेटली ये दोनों चीजें हो रही है,
अब मेरा प्रोडक्शन वगैरह का काम हो गया, मतलब डिसरप्शन हो गया, प्राइसेस ज्यादा हो ही गए थे। उस प्राइसेस ज्यादा होने के बाद में मेरे जैसा सैलरी अर्निंग पर्सन वो क्या बोलेगा कि यार सैलरी मेरी पिछले साल भी 100 थी, इस साल भी 100 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस साल तो कीमत डबल हो गई ना, तो मेरी सैलरी तो परचेजिंग पावर को आधा कर देती है। तो अब सैलरीड वाले जो लोग हैं, वेज अर्निंग वाले जो लोग हैं, जो फिक्स्ड इनकम स्पेशली, वो लोग डिमांड करेंगे हायर इनकम की। अगेन इट इज राइजिंग टू कॉस्ट। तो ये दोनों जब डिमांड और कॉस्ट दोनों पिक्चर में आ जाते हैं तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होते हुए नजर आता है। उसकी वजह से आपको स्ट्रगल सम परफॉर्मेंस इकोनॉमी में नजर आएगा। मतलब लोगों का आगमन शुरू हो जाता है कि भाई हमारी भी सैलरी इंक्रीज करो, वेजेस इंक्रीज करो, जिससे कि प्रोडक्शन की फिर से कॉस्ट बढ़ गई। और फिर से कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या है, सप्लाई फिर से कम हो जाएगा, डिसरप्शन हो जाएगा। अगेन इट वुड लीड टू मोर प्राइस इंक्रीज। हमेशा पाइल्ड अप होती है चीजें, डबल में हो जाएगी, ट्रिपल में हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस का मतलब मैं सिर्फ इंडियन के फेनोमेना से बताऊंगी। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्सेस आपको यूएसए में मोस्टली देखने के लिए मिलता है। और एम्प्लॉयर कॉस्ट की बात जब करते हैं कि ये जो मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन लेबर कॉस्ट, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये जो कॉस्ट इंडेक्सेस है कि भाई मेरी कॉस्ट में कितना चेंज आया है, किसकी वजह से, मतलब जो भी चेंजेस इकोनॉमी में हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द लेबर कॉस्ट। समझ में आ गई बात? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि महंगाई चल रही है, पिछले साल तो महंगाई थी, इस साल डबल हो गई। डबल होने की वजह से क्या हो गया कि वेजेस वगैरह की डिमांड इंक्रीज हो गई कि भाई हमारी वेजेस इंक्रीज करो। वेजेस इंक्रीज होगी तो लेबर कॉस्ट हाई होगी। ठीक है, और वो कॉस्ट हाई होने की वजह से, ठीक है, प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उन चेंजेस को देखता है ये एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। कि एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, कि पहले 40 वर्कर के इतने लगते थे, अब 40 वर्कर के इतने ही लगते हैं। मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, 20 रुपए चेंज हो गया। इस तरीके से आप देखते हो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, कभी मैं अलग से सेशन भी लूंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये डिमांड साइड को देखता है। मतलब कंज्यूमर ऑब्वियसली अल्टीमेट जो परचेज करता है कमोडिटीज को, वो कंज्यूमर करता है। तो इसको रियल लाइफ वाला इंडिकेटर माना जाता है कि कंज्यूमर प्राइस। पहले आप कौन सा ऑप्ट करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो प्रोड्यूसर साइड को देखता है, मतलब सप्लाई साइड को देखता है। ठीक है, होलसेल मार्केट में आपको इन्फ्लेशन पता करना है तो आप होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करोगे। अभी मैंने ये जो इंडेक्स का आपको टारगेट बताया 4 ± 2, वो सीपीआई के बेसिस पे होता है, ना कि डब्ल्यूपीआई के बेसिस पे होता है। ठीक है, और सीपीआई में आप कॉस्ट मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। अब आते हैं डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर आपको सच्चाई दिखाता है कि भाई आपकी जो 7% ग्रोथ हो रही है वो 7% नहीं है, वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एज अ होल बताया है, लेकिन आप जब डिफ्लेटर का फॉर्मूला देखते हो तो नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल आप जीडीपी करते हो। कहने का मतलब आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करके चलते हो कि प्राइस मूवमेंट की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज में कितना रियल चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ इंडेक्सेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए, ये है रियल टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जो कि बेस किस में है, राइजिंग प्राइसेस के। तो कोई भी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन पूछे आपसे तो आपको पहले पता करना है कि कॉजेस बेस्ड पूछ रहे हैं या फिर राइजिंग बेस्ड पूछ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको पता करना है। अब देखो यहाँ पे क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो और माइल्ड। ठीक है, जैसे कि 3% हो जाना, 4% हो जाना। ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू आरपी कैंट देखने के लिए मिलता है। आजकल पर्सनैलिटी बेस्ड काफी हो गया है सिस्टम, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आरपी कैंट याद रखना क्रीपिंग की बात जब करे तो। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्युलर इन्फ्लेशन की बात, कंटिन्यू बेसिस पे आपका किस तरीके से इंक्रीज होता है, कंटिन्यू टू राइज। मैंने क्या बोला, चीजें पाइल्ड अप होती रहती है, तो वो धीरे धीरे आपको क्या, परसिस्टेंट कंटिन्यूटी अगर मेंटेन दिखती है तो वो आपको क्रॉनिक इन्फ्लेशन में चेंज होती हुई नजर आती है। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ राइजिंग इज मोर देन क्रीपिंग। बेसिकली आपने यहां से यहां पे आपने सीधी छलांग लगाई है। ठीक है, आपको क्रीपिंग के बाद में वॉकिंग, वॉकिंग में 3 और लेस देन 30 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, मतलब 2 डिजिट से कम की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो वॉकिंग होगा। जब तक आपने 10% से कम रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, वॉकिंग होगा। अब देखो यहाँ पे मॉडरेट इन्फ्लेशन, यहाँ पे सैमुअल्सन ने बताया है कि क्लब टुगेदर
क्रीपिंग और वॉकिंग दोनों को साथ में रखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, मॉडरेट इन्फ्लेशन. अगेन दिस इज नॉट कमिंग अंडर, तो मॉडरेट को सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि सैमुअल्सन प्रोफेसर सैमुअल्सन ने नाम दिया था. मॉडरेट क्या बोल सकते हो आप, क्रीपिंग और वॉकिंग का मिक्सचर. ठीक है, तो क्रीपिंग आपका 3% देखने के लिए मिल रहा था, वॉकिंग आपका 10 से कम. एज अ होल आप क्या बोलोगे कि भाई 10 से कम होना चाहिए. ठीक है, बल्कि आप सिर्फ वॉकिंग में देखोगे तो 3 से ज्यादा था. ठीक है, और 10 से कम था. लेकिन आप मॉडरेट में क्या देखोगे कि आप 0 to 10 कहीं भी लाए कर रहे हो तो आपको इंक्लूड करना है मॉडरेट. अब आते हैं अपन रनिंग इक्वेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन में अब यहाँ पे रैपिड एक्सेलरेशन होना स्टार्ट हो गया. अभी तक तो 2 डिजिट तक चल रहा था, चलो ठीक है 2 डिजिट तक तो नहीं पहुंचा, 2 डिजिट से शुरू हो जाती है चीजें रनिंग इन्फ्लेशन में, और यहाँ तक कंसिडर किया जाता है 20% तक. और यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो पर एनम बेसिस पे हो रही है. ठीक है, पर एनम बेसिस पे. और एक साल में जब आप 10 to 20% देखते हैं तो इट इज मेकिंग अ बिग डील. तो यहाँ पे डबल डिजिट कब आना शुरू हुआ है ये ध्यान रखना, रनिंग इन्फ्लेशन से आना स्टार्ट हुआ है. और गैलोपिंग इन्फ्लेशन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जैसे कि 30% चेंज हो गया, 20% से ज्यादा, और आपको 400% चेंज हो गया. आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स में आपको डील करना है गैलोपिंग के केस में. अगेन ये अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन ने बताया कि भाई प्राइस राइज बाय आप ड्यूअल और ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन की बात करते हो. ठीक है, तो यहाँ पे जंपिंग इन्फ्लेशन हो गया इसका अनदर नेम. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. और हाइपर इन्फ्लेशन 1000 से अबव मतलब 4 डिजिट्स की बात कर ली, गैलोपिंग 3 डिजिट्स देख रहा है, रनिंग आपको 2 डिजिट्स देख रहा है, और उससे पहले आपके सिर्फ 1 डिजिट थे. ठीक है, तो यहाँ पे 4 चीजें आपको याद रखनी है. 4 चीजें क्या है, क्रीपिंग, ठीक है, और आपको देखना था वॉकिंग. उसके बाद में इन दोनों को प्लस करके तो मॉडरेट आपका निकल ही गया था. ठीक है, तो 10 से कम हुआ. ये आपका क्या हो गया, ये आपका रनिंग मोड जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपके सेटलमेंट करता है 20 से. 20 से ऊपर गए तो आपका सेटलमेंट कहाँ पे होता है, गैलोपिंग में, फिर उसके बाद में हाइपर. लेकिन बेसिकली आप इन 4 के साथ डील करते हो प्रैक्टिकल लेवल पे. ठीक है गाइस, तो यही सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली. और आज के टाइम पे जो इन्फ्लेशन के कॉजेस देखने के लिए मिल रहे हैं वो कॉजेस है क्या, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो है आपका कि प्राइस, आपने मनी सप्लाई, मान लो पहले 100 रुपए अवेलेबल थे, अब आपके हाथ में 200 रुपए अवेलेबल है. ठीक है, मैं आपके पास अवेलेबिलिटी की बात कर रही हूँ, बैंक में होंगे तो वो सेम सिनेरियो होगा ना. तो यहाँ पे अगर अवेलेबिलिटी फंड की ज्यादा हो जाती है तो यू टेंड टू मेक मोर डिमांड, और डिमांड जब ज्यादा होती है तो प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए. फिर उसके बाद में सप्लाई चेन डिसरप्शन. पहले चीजें अवेलेबल थी 40, अब आपको पता है 20 अवेलेबल है, और डिमांड करने वाले हैं 100. तो सप्लायर के पास ये एडवांटेज रहता है बार्गेनिंग पावर का, जो मुझे ज्यादा देगा मैं उसको पे करूंगा, उसको कमोडिटी दूंगा, तो यहाँ पे प्राइस राइज हो जाएंगे. सप्लाई चेन डिसरप्शन आपको कोविड टाइम में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिला. अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम. ठीक है, गवर्नमेंट भी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को स्पॉन्सर कर रही है. और अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट को स्पॉन्सर करने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं डिमांड इंक्रीज होना, पेमेंट्स वगैरह देना. बहुत सारी स्कीम्स वगैरह आपको स्पॉन्सर्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो उनके पास ऑटोमेटिकली इनकम जनरेट और डिमांड इंक्रीज होना, फिर उस डिमांड से आप प्राइसेस इंक्रीज करते हो. ठीक है, पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज, इससे क्या होता है कि पुअर गवर्नमेंट पॉलिसीज ये कहीं ना कहीं आप मार्केट फोर्सेस से हटके काम कर रहे हो, और मार्केट फोर्सेस से आप कभी भी हटके काम करते हो तो मतलब इनएफिशिएंट एलोकेशन आपका देखने के लिए मिलता है. और कहीं भी इनएफिशिएंट एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आप वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज का. और रिसोर्सेज का कम वेस्ट होने का मतलब रिसोर्सेज का वेस्ट होने का मतलब क्या है कि जितना आप प्रोड्यूस कर सकते थे उतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, मतलब सप्लाई कम हो रहा है, और सप्लाई कम होगा तो प्राइसेस ज्यादा होंगे ही होंगे. ठीक है, दिस इज द नेचर of the causes of inflation. These are the current basis of inflation. अब मैं कल आपको बताऊंगी डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, इन्फ्लेशन में क्या चल रहा है, किस तरीके से पूरा मैकेनिज्म आपको देखने के लिए मिल रहा है. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड माय सेशंस एट 7 p.m. और do not forget to attend my classes, master classes at 8:30 p.m. Thank you so much. Have a great day to all of you.